गुड मॉर्निंग। बेटा पिछले क्लास तक हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ की बातें कर ली और हमने कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन की बातें कर ली। हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ से कैसे फोर्स निकालते हैं। उसी से बेटा फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज, रिंग चार्ज, डिस्क और लाइन की बात करी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा हम गॉस लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं। तो गॉस लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें बेटा गॉस लॉ की बेसिक्स पढ़ना पड़ा। गॉस लॉ में जरूरत होती फ्लक्स की और फ्लक्स में जरूरत होती लाइन ऑफ फोर्स की, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की। तो पहले बेटा स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नाउ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? जैसे बेटा चौक हमारे पास है, चौक के पास मास है और यहां पर हम जान रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर हम चौक को छोड़ दें, चौक मूव करेगी, एक रास्ता लेगी, पाथ लेगी, उस पाथ को हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स। ना जिस तरह से इस मास को ग्रेविटेशनल फील्ड में छोड़ा गया, उसी तरह से अगर आप सोचो ये चार्ज होता और उसे हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते चार्ज को, तो चार्ज एक पाथ पे मूव करता, एक रास्ते पे मूव करता और उस पाथ को हम बोलते इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? पाथ फॉलोड बाय अ चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को छोड़िए, जिस रास्ते पे जाएगा उस रास्ते को बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बेटा कुछ प्रॉपर्टीज है, आइए वन बाय वन बात करते हैं। बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जैसे मान लीजिए ये लाइन ऑफ फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे अगर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, टैंजेंट समझते हैं आप, जो सरफेस को टच करे उसे टैंजेंट कहते हैं। ये टैंजेंट बना दिया हमने, तो जो टैंजेंट का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो हम कहेंगे टैंजेंट टू लाइन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ फोर्स है, इसका जो टैंजेंट होगा, टैंजेंट टू लाइन ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि लाइन ऑफ फोर्स पे एक पॉइंट लो, उस पर टैंजेंट बनाओ, जो टैंजेंट का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। जैसे बेटा पॉजिटिव चार्ज है और सोचिए हमें पॉजिटिव चार्ज की लाइन ऑफ फोर्स बनाना है, तो हम इसके बगल में टेस्ट चार्ज रखेंगे। सपोज ये कैपिटल क्यू है, इससे बगल छोटा सा टेस्ट चार्ज रखेंगे। टेस्ट चार्ज मतलब स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज। सपोज हम यहां रखें उसको टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मान लीजिए आप, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम फिक्स मानेंगे, टेस्ट चार्ज को हम छोड़ देंगे, फ्री मानेंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो टेस्ट चार्ज इस रास्ते मूव करेगा, इस रास्ते को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर इस टेस्ट चार्ज को हम यहां रखेंगे तो ऐसे जाएगा, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। यहां रखेंगे तो सर ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। यहां रखेंगे तो ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये सारी की सारी बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो गई। तो यहां पर सर पॉजिटिव चार्ज जो है उससे लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जाए। अगर सोचो ये नेगेटिव चार्ज होता, माइनस चार्ज सर होता है यहां पे, इसकी लाइन ऑफ फोर्स बनाते हैं हम, टेस्ट चार्ज रखते, टेस्ट चार्ज प्लस में होगा, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, ये उसको सपोज ऐसे होता, अट्रैक्ट करता, ये इसके पास आता, यहां रखते ऐसे आता। अगर टेस्ट चार्ज को यहां रखते तो ये ऐसे आता और यहां रखते तो बेटा ये ऐसे आता। ये जिस रास्ते मूव करता उसे क्या बोलते? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो आप देख सकते हैं अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ आएंगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्स उसके अंदर की तरफ आएंगी। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बिहेव लाइक अ सोर्स एंड नेगेटिव चार्ज बिहेव लाइक अ सिंक।
फॉर लाइन ऑफ फोर्स। तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, पॉजिटिव चार्ज बिहेव लाइक अ सोर्स एंड नेगेटिव चार्ज बिहेव लाइक अ सिंक फॉर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये बेटा निगेटिव चार्ज है, दोनों फिक्स चार्ज हैं जिस तरह से हमने यहां लिए इन दोनों को। अब हमें इनकी लाइन ऑफ फोर्स बनाना है, तो हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज। अगर उसको हम यहां रखेंगे, टेस्ट चार्ज को बेटा यहां रखेंगे, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और निगेटिव सर इसको अट्रैक्ट करेगा। तो सोचिए अगर यहां रखा होता तो ये इस रास्ते पे जाता, तो इस रास्ते को बोलेंगे लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर दो चार्ज प्लस माइनस पास पास रखे हुए हैं तो अगर टेस्ट चार्ज को हम यहां रखते तो ये सर ऐसे जाता, तो इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर यहां रखते ये रिपेल करता, ये अट्रैक्ट करता, तो सर इस रास्ते जाता, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज है, तो उसके लिए लाइन ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से होगी, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में चले जाए। अगर सपोज करिए दोनों बेटा पॉजिटिव चार्ज होते और इन दोनों पॉजिटिव चार्ज की हमें लाइन ऑफ फोर्स बनाना होती, तो एक टेस्ट चार्ज लेते, सपोज हम यहां रखते टेस्ट चार्ज को, तो टेस्ट चार्ज को ये वाला प्लस भी रिपेल करता और ये भी रिपेल करता, तो ना तो ये इसके पास आता ना उसके पास आता, तो ये कुछ इस रास्ते पे जाता, तो इस रास्ते पे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलेंगे। अगर बेटा इसको हम यहां रखेंगे तो ये ऐसे जाएगा, तो इस रास्ते पे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलेंगे। अगर इस टेस्ट चार्ज को हम यहां रखेंगे तो ये सर ऐसे जाएगा, यहां रखते तो सर ये ऐसे जाएगा, यहां रखते तो ये ऐसे जाएगा, एंड सो ऑन। तो डिफरेंट जगह पे टेस्ट चार्ज को रखे सर इस तरह के रास्ते आते। तो देखिए अब हम यहां से क्या कह सकते बेटा है, जब हमने एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिया तो क्या हुआ, यहां लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही थी, दूर जा रही, डाइवर्स कर रही थी, लेकिन निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पास आ गई, यहां दूर जा रही लेकिन बेटा ये पास आ गई, तो एक सेंस में कॉन्ट्रैक्ट कर गई, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ गई, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई, इस लाइन के अबाउट कॉन्ट्रैक्ट करी सर, ये इस लाइन के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करी, तो हम कहेंगे दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। यहां देखिए सर, यहां क्या हो रहा है, ये चार्ज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है, इस रिपल्शन को हम लाइन ऑफ फोर्स के थ्रू भी शो कर सकते हैं। जैसे इमेजिन करिए कि ये हमारा हाथ है लाइन ऑफ फोर्स, लेट अज्यूम, और ये हाथ लाइन ऑफ फोर्स है, तो सोचिए ये आपस में रिपल कर रहे हैं इस तरह से। ना इस लाइन के लॉन्ग क्या बोला, लॉन्गिट्यूडनल, तो इसके अबाउट बेटा क्या बोलेंगे हम, लेटरल। लेटरल और ट्रांसवर्स और परपेंडिकुलर, तो हम कहेंगे सर इस तरह से ये एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। कैसा प्रेशर, लेटरल प्रेशर। तो यहां कहा जा सकता है पास पास आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनली, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो कॉन्ट्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनली, और दो पॉजिटिव चार्ज हैं, सिमिलर चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो कहेंगे दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, लाइन ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। लेटरल प्रेशर मतलब यहां पर रिपल्शन से हो गया, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यहां सपोज अट्रैक्शन से हो गया। तो थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, ये लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एंड एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आप देखिए जब एक पॉजिटिव चार्ज था और एक निगेटिव चार्ज था, तो ये कहां से निकली, पॉजिटिव चार्ज से, कहां गई, निगेटिव चार्ज में। क्या लौट के वापस आई, नहीं आई वापस, पॉजिटिव से निकली और निगेटिव में चली गई, तो क्या बोलेंगे, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। तो
तो दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, ऐसे जाके वापस नहीं आ रही, ये सर्किल फॉर्म नहीं कर रहे, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये पॉजिटिव निकल के निगेटिव में चले जाते। आइए नंबर 5 की बात करें। आप देखिए ये लाइन ऑफ फोर्स सर ऐसे जा रही है और सर ये लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, या कभी ये इंटरसेक्ट करेंगे? नेवर, तो दे नेवर इंटरसेक्ट। दे नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी कट नहीं करती। उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए जैसे लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बेटा। क्यों? अभी हमने पढ़ा कि लाइन ऑफ फोर्स अगर ऐसे होगी तो जब टैंजेंट बनाओगे तो टैंजेंट क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ फील्ड देगा। अगर एक कर्व है तो टैंजेंट ऐसे होगा, लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर टैंजेंट तो ऐसे ही होगा, तो जो लाइन है वही टैंजेंट होगा, और जो टैंजेंट होगा वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जब भी लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट होती है तो वो अपने आप में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट है तो अपने आप में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर वो कर्व है तो टैंजेंट जो होगा वो डायरेक्शन होगा, और स्ट्रेट है लाइन ऑफ फोर्स तो अपने आप में डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। अच्छा, इस पॉइंट पे मान लीजिए एक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है, तो दोनों इंटरसेक्ट कर गई, तो यहां पर एक डायरेक्शन ऐसे हुआ और एक डायरेक्शन ऐसे हुआ। क्या एक पॉइंट पे एक वेक्टर के दो डायरेक्शन पॉसिबल है? कभी नहीं सर, ये इम्पॉसिबल है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, नेवर इंटरसेक्ट। नाउ यहां देखिए बेटा, ये चार्ज टेस्ट चार्ज जब इस लाइन पे चलना शुरू करेगा तो चलता ही जाएगा, हमेशा चलता जाएगा, मतलब इसका पाथ कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो लाइन ऑफ फोर्स और ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, लाइन ऑफ फोर्स हमेशा कैसी बेटा होंगी? कॉन्टिन्यूअस होगी। क्यों कॉन्टिन्यूअस होगी? क्योंकि ये रास्ता है लगातार जिस पे चलते जाना है सर, तो रास्ते पे लगातार चलता जाएगा, लाइन ऑफ फोर्स बनती जाएगी, वो कॉन्टिन्यूअस होगी। तो लाइन ऑफ फोर्स और ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। आइए प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करते हैं। यहां देखिए बेटा कि जैसे हम जानते हैं कि चार्ज है पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? KQ/R²। तो चार्ज के पास में डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज होगी, जब दूर जाओगे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, कम हो जाएगा। इसी चीज को लाइन ऑफ फोर्स से शो कर देंगे बेटा। देखिए जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल होगी, लाइन ऑफ फोर्स के बीच का गैप इतना है, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल होगी तो यहां पर गैप इतना है, तो जहां पे गैप कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज होगी, जहां गैप बड़ा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो पास पास अगर लाइन ऑफ फोर्स है, पास पास क्लोज है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, अगर दूर दूर लाइन ऑफ फोर्स है तो वीक फील्ड होगी। तो हम कहेंगे लाइन ऑफ फोर्स को बनाकर पास या दूर हम कह सकते हैं फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी या वीक होगी। तो हम कहेंगे दे गिव द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन ऑफ फोर्स गिव द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर बेटा मेटल बॉडी हमारे पास है तो मेटल बॉडी के अंदर ये एब्सेंट होती है, तो लाइन ऑफ फोर्स आर एब्सेंट इनसाइड अ मेटल बॉडी। हम आगे चलेंगे, जब गॉस लॉ पढ़ेंगे बेटा तो हम प्रूफ करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटल इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटल और कंडक्टर इज जीरो। हम प्रूफ करेंगे इस बात को। तो
मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी वहां लाइन ऑफ फोर्स प्रेजेंट नहीं होगी बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी नहीं होगी, दे आर एब्सेंट इनसाइड मेटल। जैसे ये मेटल बॉडी बेटा हमारे पास है, प्लेट मान लो है, तो लाइन ऑफ फोर्स हमेशा इस पे ऐसे आएंगी, ये इसके सरफेस के नॉर्मल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। नाइन प्रोपर्टी बेटा है कि लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू मेटल सरफेस। जो भी मेटल सरफेस होगी लाइन ऑफ फोर्स हमेशा उसके नॉर्मल होंगे, परपेंडिकुलर होंगी। प्रोपर्टी बेटा है उसकी। कुछ प्रॉपर्टी का आइडिया भी ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी बेटा उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो आगे आएगा कि नॉर्मल क्यों होती है। तो मेटल के बारे में दो चीजें मिल गई बेटा कि लाइन ऑफ फोर्स मेटल में एब्सेंट होती है, और बाहर अगर होंगी तो दे आर ऑलवेज नॉर्मल। एंड प्रॉपर्टी नंबर 10 की बेटा अगर हम बात करें तो अगर एक चार्ज Q हमारे पास है तो क्या आप जानते हो कि चार्ज Q से कितना लाइन ऑफ फोर्स इमिट होगी। जैसे यहां पर चार्ज Q है तो उसमें कितना लाइन ऑफ फोर्स आएंगी, अगर नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव तो कितना बाहर जाएंगी। आइडिया है आपको इस बारे में। एक चार्ज Q से कहते हैं कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स निकलती है। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इमिटेड बाय अ चार्ज Q इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज Q से जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होंगी बेटा, याद कर लीजिए, काम की चीज है। ये लगभग बेटा हो गई 10 प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक बेटा लाइन ऑफ फोर्स। आप जैसे आगे बढ़ेंगे, हम जब बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है। अभी भी इस पे हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, इनका मेन यूज इलेक्ट्रिक फ्लक्स में है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड गॉस लॉ में, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगले जो 2 क्लास होंगे, 3 क्लास होंगे, उसमें सर ये काफी ज्यादा यूज होगा। इसको अच्छे से देख लें, दोबारा फिर से रिवाइज कर लें इसको। ना बेटा पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कुछ लाइन ऑफ फोर्स दे रखी है। जैसे इस तरह से बताना है इसमें से कौन सी लाइन ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें से कौन सी लाइन ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, यूनिफॉर्म मतलब बेटा क्या होता है, यू कैन से कांस्टेंट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वेक्टर है, वेक्टर कांस्टेंट कब होगा। वेक्टर में हम जानते हैं 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेक्टर कांस्टेंट कब होगा, जब उसकी दोनों चीजें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। अब वो लाइन ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म होगी या कांस्टेंट फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। यहां देखो बेटा, यहां लाइन ऑफ फोर्स के बीच का गैप मैंने लगभग सेम दिखा रखा है। लाइन ऑफ फोर्स के बीच का गैप क्या देता है, उनकी मैग्नीट्यूड। तो जो मैग्नीट्यूड यहां है वही मैग्नीट्यूड यहां है, वही मैग्नीट्यूड बेटा यहां है, मतलब इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गई। अच्छा, लाइन ऑफ फोर्स अगर स्ट्रेट है तो अपने आप में वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, तो बेटा यहां डायरेक्शन भी कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। मैग्नीट्यूड भी कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है। यहां देखिए, यहां डायरेक्शन तो बेटा कांस्टेंट है, लाइन ऑफ फोर्स के थ्रू हम देख रहे हैं।
लाइन ऑफ फोर्स अपने आप में डायरेक्शन है फील्ड का, अगर वो स्टेट है तो। लेकिन आप देखिए यहां पर पास पास है, तो यहां फील्ड कैसी होगी, वीक स्ट्रांग होगी, और यहां दूर दूर बड़ा फील्ड यहां कैसी होगी, वीक होगी। स्ट्रांग फील्ड, वीक फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल है, डायरेक्शन कैसा है कांस्टेंट, तो वेक्टर कैसा हुआ, वेरिएबल हो गया। इसका मतलब ये आंसर नहीं हुआ। हमने पूछा था कौन सा यूनिफॉर्म फील्ड देगा। यहां देखिए, यहां जो गैप है बेटा वो तो कांस्टेंट है, सेम है। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम होगी, लेकिन लगातार यहां पर डायरेक्शन बदल रहा है। टैंजेंट बनाओगे तो यहां टैंजेंट ऐसे होगा, यहां टैंजेंट ऐसे होगा। हमने पढ़ा था टैंजेंट टू लाइन ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी टैंजेंट, यहां टैंजेंट ऐसे होगी, तो लगातार डायरेक्शन क्या कर रहा है बेटा, बदल रहा है। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन वेरिएबल है, इसका मतलब आपका वेक्टर भी वेरिएबल होगा, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होगी। यहां देखो बेटा, आप आंसर दे सकते हो, आप समझ रहे हैं कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं होगी। क्यों, डायरेक्शन लगातार बदल रहा है और मैग्नीट्यूड लगातार बदल रही है, गैप अलग अलग गैप बढ़ता जा रहा है। गैप बढ़ रहा मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है और डायरेक्शन चेंज हो रही है लगातार। टैंजेंट जो होगा डायरेक्शन चेंज करेगा अपना, तो ये भी यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होगी। तो इन चारों में से बेटा कौन यूनिफॉर्म फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट वाला। ये बेटा हमारे पास में एक मेटल स्फीयर है, ये बेटा हमारे पास में मेटल स्फीयर है। इसमें 4 लाइन ऑफ फोर्स दे रखी बेटा, बताना है कौन सी लाइन ऑफ फोर्स करेक्टली रिप्रेजेंटेड है। इस मेटल स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो लाइन ऑफ फोर्स है, तो कौन सी बेटा लाइन ऑफ फोर्स जो है वो करेक्टली रिप्रेजेंटेड है यहाँ पे। अब इस तरह के बेटा जो भी क्वेश्चन होंगे वो जो हमने बेटा 10 प्रॉपर्टीज पढ़ी उनसे ही सॉल्व होंगे। तो आइए शुरू करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा इसको हम लोग। देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि लाइन ऑफ फोर्स आर एब्सेंट इनसाइड द मेटल बॉडी। लाइन ऑफ फोर्स जो है मेटल बॉडी के अंदर एब्सेंट होगी। हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी, मेटल है उसका यूज करेंगे, तो लाइन ऑफ फोर्स आर एब्सेंट। बेटा देखो ए वाली प्रेजेंट है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा सी वाली भी प्रेजेंट है, मतलब बेटा ये भी पॉसिबल नहीं होगी। तो ये दोनों लाइन ऑफ फोर्स मेटल के लिए करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं है। अच्छा मेटल ने बेटा 2 प्रॉपर्टी दी, एक तो ये थी कि अंदर एब्सेंट होगी, दूसरी क्या थी कि वो हमेशा मेटल सरफेस की हमेशा नॉर्मल होगी। अगर ये मेटल सरफेस है और ये पहले लाइन ऑफ फोर्स है तो हमेशा नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल और परपेंडिकुलर एक ही बात है। अच्छा जैसे बेटा अगर स्फीयर की बात करें, देखिए तो स्फीयर में ये रेडियस है और बेटा ये टैंजेंट है। ये रेडियस है बेटा और ये टैंजेंट है। देखिए रेडियस में और टैंजेंट में हमेशा एंगल 90 होता है। जो रेडियस है और टैंजेंट बेटा उसमें हमेशा एंगल 90 होता है। एंड टैंजेंट का मतलब बेटा सरफेस होता है। टैंजेंट का मतलब बेटा सरफेस होता है, तो जो सरफेस है उसका रेडियस हमेशा नॉर्मल होगा। अब यहां देखिए ये जो लाइन ऑफ फोर्स है बेंट हो गई, और इसको बेटा जो हमने बनाया है वो ऐसे बनाया कि ये रेडियस के अलोंग आ रही है। रेडियस के अलोंग मतलब यहां बेटा कैसी होगी, एक नॉर्मल हो जाएगी। एंड सेम दिस, तो देखिए ये वाली लाइन ऑफ फोर्स अंदर एब्सेंट भी है और नॉर्मल भी, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए बेटा आप बी वाले को,
देखिए, अगर ये हम यहां ये सेंटर है बेटा, मान लीजिए सेंटर यहां कहीं है, तो ये डायमीटर होगा, रेडियस होगा, तो रेडियस और सरफेस में कितना एंगल होता है? 90। तो अगर ये यहां पर होता लाइन ऑफ फोर्स, तो वो आपका सरफेस के नॉर्मल होता, लेकिन इस जगह पे ये जो है सरफेस के साथ नॉर्मल नहीं होगा। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, सिर्फ वही नॉर्मल होगा जो डायमीटर के साथ आएगा, चाहे यहां से आएगा चाहे यहां से आएगा, वही सर जो है वो डायमीटर के अलॉन्ग जो होगा वो रेडियस होगा, रेडियस के अलॉन्ग होगा, डायमीटर के अलॉन्ग होगा, ये बात है, और वही सर नॉर्मल होगा सरफेस के। तो सर वही हमारा आंसर होगा। कौन सा बेटा आंसर होगा? डी आंसर। क्वेश्चन बेटा यहां बहुत आसान से होते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा हमारे पास में क्वेश्चन ये है कि 3 पॉइंट चार्ज है, 3 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है इक्वल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखे हैं। ये ट्रायंगल है सर, इसे कॉर्नर बेटा 3 चार्ज रखे हैं, 3 चार्ज रखे हैं। अब उनकी लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये ऐसे बना रखी थी क्वेश्चन में। ये पहला बेटा दे रखा था आपका, सेकेंड ऐसे था, थर्ड कुछ ऐसा था, और फोर्थ कुछ ऐसा था। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉर्नर पे बेटा 3 चार्ज रखे हैं। इसमें से कौन सी लाइन ऑफ फोर्स उनको करेक्टली रिप्रेजेंट कर रही हैं? विच लाइन ऑफ फोर्स आर करेक्टली रिप्रेजेंटिंग 3 पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? शुरू करें, गेस करिए आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं। देखिए पहले फर्स्ट लेते हैं, ये लाइन ऑफ फोर्स कहां से निकल रही बेटा है? पॉजिटिव चार्ज से। अच्छा कहां जा रही बेटा है? पॉजिटिव चार्ज में। इज इट पॉसिबल? हमने क्या पढ़ा था? पॉजिटिव चार्ज सोर्स होता है, बाहर निकलती हैं और निगेटिव में आती हैं, तो पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव में तो नहीं जा सकती, तो इम्पॉसिबल है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अगर ये होता तो यहां निगेटिव होना चाहिए था, वो तो है नहीं, तो पॉजिटिव से निकल के निगेटिव जा सकती थी, पॉजिटिव से पॉजिटिव में जा ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल, इसलिए आंसर नहीं होगा। यहां पर आप देखो बेटा 3 पॉइंट चार्ज सर्कल बना रखे हैं। हमने एक पॉइंट लिखा था, आप याद करें, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, वो कभी सर्कुलर लूप फॉर्म नहीं करते, कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते, तो क्लोज लूप बना रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। अब सी डी में बेटा डी पे आते हैं पहले। यहां देखिए बेटा, ये हमारे पास सर्कल बन रहा है, तो सर्कल बेटा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा बचता? ये वाला, ये बेस्ट आंसर होगा। वैसे कई बार लोग ये वाला आंसर देते, मुझे भी ये वाला आंसर ज्यादा ठीक लगता है, अगर इसमें सर्कल ना होता तो, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाके 90 पे बेंड नहीं हो सकती कि भाई ऐसे आएंगे 90 बेंड हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसमें ये सर्कल ना होता तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन था, एज कंपेयर टू सी, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन था अगर सर्कल ना होता। लेकिन जब सर्कल बनाया तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया, ये इम्पॉसिबल हो गया, इसलिए बेटा सी हो गया। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा होता है तो हमेशा हमें सिर्फ करेक्ट नहीं ढूंढना होता है,
हमें बेस्ट भी ढूंढना होता है, उन चारों में सबसे सही कौन सा है। तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, लेकिन ये बेस्ट आंसर है। जो थ्योरी हमने पढ़ी, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसमें सी इज द बेस्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में दो पॉइंट चार्ज हैं, Q1 और Q2, और उनसे लाइन ऑफ फोर्स शो कर रखी है। टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 और लाइन ऑफ फोर्स दिखा रखी है बेटा। दो बातें पूछी है। पहली बात, Q1 बाई Q2 कितना होगा, और सेकेंड, चार्ज का साइन क्या होगा, कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव होगा। चलो पहले साइन की बात करें। आप देख रहे हैं जो Q1 है उससे लाइन ऑफ फोर्स इमिट हो रही है। आपने पॉइंट पढ़ा था, सेकेंड पॉइंट याद करें कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सोर्स की तरह होता है, उससे लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगी। ये सोर्स हो जाएगा बेटा, जिसका मतलब ये Q1 इज पॉजिटिव। और जो Q2 होता है यहां पर बेटा, वो लाइन ऑफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है, तो वो सिंक है, और वो कौन होता है, निगेटिव चार्ज। तो Q2 निगेटिव चार्ज है। तो जिससे लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी बाहर वो पॉजिटिव होगा, और जिसमें आएंगी बेटा वो हमारे पास निगेटिव होगा। अब इनके बेटा हम लोग रेशियो की बात कर लेते हैं। अभी हमने पॉइंट नंबर 10 पढ़ा था, n बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। याद है आपको? यस। सो यहां से हम कह सकते हैं Q इक्वल टू n इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बेटा हमारा क्या है, कांस्टेंट। Q चार्ज है और n क्या है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। तो हम कह सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू n। तो कह सकते हैं Q1 बाई Q2 इक्वल टू N1 बाई N2। ऐसे बोल सकते हैं, डायरेक्ट में है। यहां देखिए लाइन ऑफ फोर्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5। तो N1 5 हो गया, और इसमें काउंट करिए नंबर ऑफ फोर्स को 1 2 3। तो ये हमारा हो गया आंसर बेटा 5/3। तो ये चार्ज का एक रेशियो आ गया बेटा। तो लाइन ऑफ फोर्स को काउंट करके हम चार्जेस की वैल्यूज, उनके रेशियोज फाइंड कर सकते हैं बेटा। आइए बेटा लाइन ऑफ फोर्स के हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर हमारे पास में कह रहा है कि एक लाइन ऑफ फोर्स सर्कुलर शेप में है, और उसकी इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक पॉइंट P है 1,0। उस पॉइंट P पे एक चार्ज Q को रखा गया और रिलीज कर दिया गया। छोड़ दिया गया, तो उसका पाथ कैसा होगा। वैसे देखिए एक लाइन ऑफ फोर्स है सर्कुलर शेप में, ये सर्कुलर इक्वेशन होती है, आप जानते हैं इस बात को। लाइन ऑफ फोर्स इस फॉर्म में है, और एक पॉइंट P है 1,0। उस पॉइंट पे एक चार्ज Q को रखकर छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया, तो उसका पाथ कैसा होगा। ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, सर्किल है, सो ऑन। तो बताना है कैसा पाथ। अब देखते हैं आगे।
देखिए सर्किल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जिन्हें नहीं पढ़ा बेटा वो याद करें, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स वाई वही कोऑर्डिनेट्स जो हम पढ़ते आए ग्राफ्स में, एक्स और वाई, और आर बेटा रेडियस ऑफ सर्किल है, ये रेडियस। तो आप देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेटा कितना दिया है 1, और वहां आर स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली कंपेयर करेंगे तो आर स्क्वायर कितना बेटा हो जाएगा 1, यहां से हमें मिलेगा आर इक्वल टू 1। इसका मतलब जो सर्किल बना है उसका रेडियस 1 मीटर है। चलो बना लेते हैं। ये बना लिया बेटा हम लोग। अब देखिए ये रेडियस कितना बेटा हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। तो सर्किल बेटा बन गया 1 मीटर रेडियस का। अब यहां पर हमारे पास में आप ध्यान लगाइए कि जो सर्किल है रेडियस 1 मीटर का, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट लगा रहा है। मतलब समझिए, ये देखिए बेटा यहां पे देखिए इसको, ये पॉइंट के पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। देखिए एक्स पे दूरी कितनी है 1 मीटर, और वाई पे कितना होगा 0। आपको याद होगा ना एक्स एक्सिस पे वाई कितना होता है 0। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1,0। तो आप याद करिए यही हमारा पॉइंट पी होगा। पॉइंट पी वो होगा जहां पर कोऑर्डिनेट कितना होगा 1,0। यहां देखिए, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, एक्स एक्सिस पे बेटा यहां दूरी कितनी है 1, और वाई एक्स पे 0 होता है, तो ये वाई 0 हो गया, कोऑर्डिनेट क्या हुआ 1,0, यही पॉइंट पी होगा। हमें जरूरत थी, अब इस पॉइंट पे हमने चार्ज को रख दिया यहां पे और रिलीज कर दिया, और बताना पाथ कैसा होगा। अच्छा, इसका आंसर बेटा कुछ लोगों ने सर्कुलर दिया है। क्या सोचते हैं आप, सर्कुलर होगा? अच्छा, क्यों सर्कुलर दिया उन लोगों ने? उनका कहना है भाई कि लाइन ऑफ फोर्स इज द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल जिस पाथ में मूव करेगा वही जो है लाइन ऑफ फोर्स होगा, पाथ ही लाइन ऑफ फोर्स होगा। तो लाइन ऑफ फोर्स है तो यही पाथ होगा, तो ये चार्ज पार्टिकल इस पे ही मूव करेगा ऑफ कोर्स। लेकिन बेटा ध्यान लगाइए, जो डेफिनेशन बेटा हमने पढ़ी थी तो उसमें प्रॉपर्टीज में एक बात और भी तो पढ़ी कि लाइन ऑफ फोर्स कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते। इसका मतलब ये क्वेश्चन तो फिर इलॉजिकल हो गया। लेकिन हम आगे चल के पढ़ेंगे, जब हम एक आगे चैप्टर बेटा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वहां पढ़ेंगे कि लाइन ऑफ फोर्स इस शेप में भी पॉसिबल हो सकती है। वो बात ये छोड़ देते बेटा, आप जानते बार बार मैंने कहा कि सारी चीजों को इकट्ठा नहीं पढ़ सकते बेटा, ये पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ इकट्ठा हम पढ़ लें। हमने कभी कोई चीज इकट्ठा नहीं पढ़ी होगी। हम ABCD ही करते बेटा, Z तक नहीं सीधे पहुंचते, 1 by 1। तो बात करेंगे, अभी जरूरत भी नहीं है। तो फिलहाल मान लें कि एग्जामिनर ने लाइन ऑफ फोर्स को सर्कुलर दिया तो ये होता होगा, लेकिन वहां नहीं होता जहां हमने पढ़ा है। जहां हमने पढ़ा है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें लाइन ऑफ फोर्स सर्कुलर नहीं होता। उसका मतलब वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि वो लाइन ऑफ फोर्स के अलॉन्ग मूव करेगा। तो क्या लगेगा, क्या बेस्ट आंसर होगा, आइए देखते हैं। मान लेते हैं लाइन ऑफ फोर्स बेटा है, उसका एक सेंस है। सेंस कैन बी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, दो पॉसिबिलिटी बेटा है। हमने माना एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट अप ड्रॉ कर सकते हैं, डाउन भी। तो क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज माना तो टेंजेंट बेटा हम अप ड्रॉ करेंगे। जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बेटा। जो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बेटा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो गई। अच्छा, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू QE। F इक्वल टू QE। तो ये चार्ज जो है फोर्स फील करेगा F इक्वल टू QE, और ये इसको मूव करा देगा अलोंग टेंजेंट। और अलोंग टेंजेंट मूव करेगा, जैसे भी आगे मूव करेगा, आगे तो कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, आगे कोई फील्ड भी नहीं है, कोई फोर्स भी नहीं है। तो आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद करें, क्या कहता है,
कि अगर फोर्स जीरो है तो जो जो कर रहा है वही करता रहेगा। तो जब बेटा ये मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा। अब आप ही बताओ क्या बात होगा। करेक्ट बताया आपने, स्ट्रेट लाइन। अब जो लोग कहते हैं इसका आंसर सर्किल होगा बेटा, तो उसके एक लॉजिक और भी है। देखिए, सर्कुलर मोशन होने के लिए कंपलसरी है कि टुवर्ड सेंटर एक फोर्स हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या यहां कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है? आप देख रहे हैं यहां कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है टुवर्ड सेंटर, टेंजेंट पे फोर्स है। तो जब बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो सर्किल में घूमने वाला नहीं। हमें ध्यान रखना बेटा है कि हमें क्वेश्चंस को होलिस्टिकली देखना है, किसी एक बात को पकड़ के नहीं, जो आसपास की और भी कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। नाउ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को बेटा यही खत्म करते हैं और अगले क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि इस पे बेस्ड है कॉन्सेप्ट, एंड देन गॉस लॉ जो कि उस पे बेस्ड है। तब तक के लिए गुड लक, अगले क्लास में मिलते हैं।